नमस्कार, सत श्रीकाल। आज की वीडियो में बेसिकली दो टॉपिक्स पे बात करेंगे। पहली बात होगी उन स्टूडेंट्स की जो अपनी फाइल अभी लॉन्च करने जा रहे हैं, और दूसरी बात होगी उन स्टूडेंट्स की जो अपनी फाइल लॉन्च कर चुके हैं। पहला टॉपिक यानी कि जो स्टूडेंट्स अभी अपनी फाइल लॉन्च करने जा रहे हैं उनको कुछ टिप्स देना चाहूँगा अपने एक्सपीरियंस के आधार पर। और दूसरे कैटेगरी यानी कि जिन्होंने अपनी फाइल लॉन्च की हुई है उनके लिए हम कुछ पीपीआर के ट्रेंड आपको बताएंगे। पीपीआर के ट्रेंड वैसे तो हम नॉर्मली हर दूसरे तीसरे दिन शेयर करते रहते हैं, बट हर बच्चा हर वीडियो नहीं देख पाता। आपका भी कंसर्न इन दोनों में से एक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि डेली कोई ना कोई नई इन्फॉर्मेशन हम शेयर करते रहते हैं। अपना शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जिन बच्चों ने अभी अपनी मई या फिर सितंबर इनटेक में अपनी फाइल लॉन्च करनी है, क्या टिप्स हैं उनके लिए। सबसे बड़ी टिप तो उनके लिए ये है कि उनको अपने प्रोफाइल को ओवर एस्टिमेट नहीं करना, हमेशा अंडर एस्टिमेट करके चलना है। आपके देखो, जो बच्चा होशियार है यानी कि जिसके 80-85%, 85% से ज़्यादा नंबर हैं और आइल्ट्स में बहुत अच्छे बैंड है, 7, 7.5, 8 इस टाइप के बैंड है, तो उनको तो ज़्यादा इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उन्होंने पहले ही अपने गोल सेट किए होते हैं। उन्होंने कॉलेज भी अपने चूज़ करके रखे होते हैं, क्योंकि वो बच्चा इंटेलिजेंट, उसने सारा अपना वर्क किया होता है। बट उनको भी मैं कहूँगा कि आपको भी ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। थोड़ा अपना कोर्स भी रेलेवेंसी देखकर लगाए, ताकि बाद में आपको दिक्कत ना आए, क्योंकि बहुत ही अच्छे बैंड वालों के भी कई बार जो है रिफ्यूज़ल हमें देखने को मिलती हैं। बात बेसिकली हम करेंगे एवरेज स्टूडेंट्स की। एवरेज स्टूडेंट से मेरा मतलब है जिनके 75% से, या फिर कह लीजिए कि आज की डेट में 80% से नीचे जिनके नंबर है और आइल्ट्स में 7 से नीचे बैंड है। ऐसे बच्चों को करना क्या चाहिए। इन बच्चों को मैं जैसे बोल रहा हूँ कि उनको अपनी प्रोफाइल को अंडर एस्टिमेट करके चलना है, क्योंकि मेरे को बहुत सारे बच्चों के फ़ोन आते हैं जब वो अपने कोर्स के बारे में पूछते हैं, तो मैं उनको बताता हूँ कि आपके नंबर इस हिसाब से कम है, इस कोर्स के हिसाब से। तो वो आगे से बोलते हैं कि सर आपने शायद ठीक तरह हमारे नंबर सुने नहीं, हमारे नंबर 70% है। 70%, 75% नंबर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपने इंडिया में स्टडी नहीं करनी है, आपने कनाडा में जाके स्टडी करनी है। 70% नंबर के साथ अगर आप चंडीगढ़ में भी एडमिशन लेने जाओगे तब भी आपको बहुत मुश्किल आएगी, या फिर मिल ही ना पाए। कनाडा में स्टडी करने जा रहे हो तो, लेकिन वहां पे एक ऑप्शन है आपके पास, कोर्सेज बहुत सारे हैं, चॉइसेस आपके पास बहुत सारी हैं। उन चॉइस पे फोकस करके देखो। चॉइस में अभी आपको इस वीडियो में आपके प्रोफाइल के हिसाब से नहीं बता सकता, बट चॉइसेस बहुत सारी होती है, क्योंकि कॉमनली क्या होता है कि जितने भी एजेंट्स हैं जो कि इनएक्सपीरियंस्ड हैं, वो ज़्यादातर क्या करते हैं कि साइंस वाले बच्चों को कंप्यूटर लगा देंगे, या फिर कॉमर्स वाले बच्चों को इंटरनेशनल बिजनेस लगा देंगे, या फिर आर्ट्स वाले बच्चों को होटल मैनेजमेंट इस टाइप की कोर्स में लगा देंगे। होता क्या है उससे कि एक क्राइटेरिया मैच नहीं कर पाता। जितने कि उसके नंबर हैं वो शायद उस हिसाब से होटल मैनेजमेंट में फिट ना हो पाए। पहले का टाइम अलग था, पहले सारी की सारी बात एसडीएस और नॉन एसडीएस की थी। एसडीएस कैटेगरी में 70-75% वीज़ा निकल कर आ जाते थे, तब ये बात चल जाती थी। बट आज की डेट में बहुत ही देखभाल कर केस लगाना पड़ेगा, तभी हमारा वीज़ा आएगा। अगर हम इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर कोर्सेज में किसी तरह की हेल्प चाहिए तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर कॉल करके अपना जो भी कंसर्न है मेरे से शेयर कर सकते हैं। दूसरी बात करें, दूसरी जो चीज़ हमने ध्यान में रखनी है वो ध्यान में रखनी है अपने कॉलेज को लेकर। एवरेज स्टूडेंट की फिर बात कर रहा हूँ मैं, इंटेलिजेंट स्टूडेंट की, या जो कि जिसका प्रोफाइल बहुत ज़्यादा बढ़िया, उनकी बात नहीं कर रहा मैं, क्योंकि वो काफ़ी समझदार बच्चे हैं, उन्होंने पहले ही अपना प्लान सब बना रखे हैं। होता क्या है कि एवरेज प्रोफाइल वाला भी बच्चा जब देखता है कि मैं मेन कैंपस में अप्लाई करूँ, मेन कैंपस में जैसे मैंने कहा कि जो होशियार बच्चा है उसने अपने गोल्स पहले से सेट कर रखे हैं, तो बेसिकली उनको ही हमेशा, ऑब्वियस सी बात है कि उनको ही प्रायोरिटी दी जाएगी। एक इंटेलिजेंट बच्चे को आपसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। अगर आप उस कैटेगरी में फॉल करते तो शायद आपके साथ भी ऐसा ट्रीटमेंट होता। आपका कोशिश करना है कि मेन कैंपस में आपने अप्लाई नहीं करना। एक ही कॉलेज के बहुत सारे कैंपस होते हैं, आपने मेन कैंपस को अवॉइड करना है, और हो सके तो मेन सिटी को भी अवॉइड कीजिए। सिटी के पास लगती जितनी सिटीज़ है, मान लीजिए टोरंटो है, टोरंटो के साथ लगती जितनी सिटीज़ हैं वो 10, 20, 30 किलोमीटर के में आप सर्च कर सकते हैं या अपने एजेंट से बात कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि वहाँ अपनी फाइल लगाएं, क्योंकि वहाँ जो है एक इंटेलिजेंट बच्चा उस चीज़ को अवॉइड करता है, या फिर वहाँ के लोकल भी, या फिर बाकी कंट्रीज से भी जितने आ रहे हैं बच्चे, क्योंकि एप्लीकेशन सिर्फ इंडिया से नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड से डर रही है। कॉलेज का चॉइस भी आपको बहुत ही देखकर करना पड़ेगा। और तीसरा जो मेन चीज़ पे फोकस करना है वो आपने अपनी डॉक्यूमेंटेशन पे फोकस करना। आपकी डॉक्यूमेंटेशन कैसी होनी चाहिए। आप बहुत सारे, क्योंकि मैंने अभी मेरे पास कुछ ऐसे रिफ्यूज़ल बड़ी बड़ी कंपनियों के भी आए जिसमें कि डॉक्यूमेंट मिसिंग के कारण भी वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है। आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है, अपने जो एजेंट से राब्ता बना के रखना है, अपनी फाइल पे उनसे क्वेश्चन करना है कि मेरे डॉक्यूमेंट्स पूरे लगे हैं या नहीं लगे। क्योंकि अगर
रिफ्यूज़ हो जाता है, चलो एजेंट का तो नुकसान होता ही है, बट साथ साथ बच्चे का भी नुकसान हो जाता है। कोई जानबूझकर ऐसा नहीं करता, बट कई बार क्योंकि बड़ी कंपनियां काफ़ी सारी ऐसी हैं जो कि टोटली एम्प्लॉयज़ पे डिपेंडेंट है, सो एम्प्लॉय कई बार ऐसी गलती कर सकता है। तो आपने भी इस चीज़ में एक चेकलिस्ट बना ली है कि ये मेरे डॉक्यूमेंट्स मेरी फाइल्स के साथ लगे हैं नहीं लगे, क्योंकि पिछले दिनों मेरे को एक कमेंट आया था शायद, या फिर मैसेज आया था, तो उसमें बच्चे ने लिखा था कि मेरा एसओपी ही लगाना एजेंट जो है भूल गया। सो इस चीज़ से आपका काफ़ी नुकसान हो सकता है। एसओपी की बात करिए तो एसओपी भी बहुत एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। कई एजेंट्स को मैंने ये बात कहते सुना है ऑन रिकॉर्ड कि एसओपी का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि पता नहीं उनके पास इतना, एम्बेसी वालों के पास इतना टाइम है वीज़ा ऑफिसर के पास कि नहीं एसओपी पढ़ने का। सो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, किसी की बातों में नहीं आना। अगर आप अपने फाइनेंशियल शो कर सकते हैं, आपके फाइनेंशियल अच्छे हैं, अगर आपके फाइनेंशियल उस हिसाब के नहीं है, देखो फिर तो उसमें कुछ नहीं किया जा सकता। कोई गलत कागज हमने इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि गलत कागज कल को आपका बैन भी लग सकता है। सो अगर आपके फाइनेंशियल अच्छे हैं, आपके पेरेंट्स का प्रोफाइल बहुत अच्छा है, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब में है, या फिर कोई बिजनेस ऐसा है जिसके जीएसटी और हर तरह से पेपर पूरे हैं, तो उस चीज़ को ज़रूर लगाइए। सिर्फ बैंक स्टेटमेंट लगाने से काम नहीं चलेगा, आप अपने पेरेंट्स का प्रोफाइल शो करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उससे एक वीज़ा ऑफिसर में कॉन्फिडेंस आता है। सो इन बातों का ध्यान रखोगे तो देखो पॉइंट्स और भी बहुत सारे हैं, बट हर पॉइंट मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे आपका अगर केस हमारे पास आता है या कोई फाइल आता है, तो उस केस टू केस भी डिपेंड करता है कि उसमें से कई सारे पॉइंट्स निकल सकते हैं। लेकिन फिर भी इन बेसिक बातों का आप ध्यान रखोगे तो आपको काफ़ी फायदा होने वाला है इस चीज़ से। अब नेक्स्ट बात करते हैं पीपीआर की। जैसे कि मैंने कहा कि पीपीआर ट्रेंड हम शेयर करते रहते हैं, कल भी मैंने एक पीपीआर भी वीडियो अपने जो आए हुए वो शेयर किया था, तो उसके मुताबिक यही था कि अक्टूबर मंथ के भी रिजल्ट अब आने शुरू हो गए, साथ साथ जुलाई और अगस्त के भी आ रहे हैं। बट इस बार मेरे को लगता है कि काफ़ी बच्चों को डेफरमेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा स्लो हो रहे हैं। अब नेक्स्ट वीक पे मेन फोकस हमारा नेक्स्ट वीक पे है, क्योंकि अगर नेक्स्ट वीक निकल जाता है तो उसके बाद जो डेफरमेंट की डेट बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाएगी। कॉलेज वालों का बहुत प्रेशर आ रहा है, वो बार बार पूछ रहे हैं कि आपका वीज़ा आया है या नहीं आया। सो आप नेक्स्ट वीक काफ़ी क्रूशियल होने वाला है। बाकी ट्रेंड जो है काफ़ी पॉजिटिव चल रहा है। नॉन एसडीएस के लिए नेगेटिव ट्रेंड ही चल रहा है, अभी तक कोई वीज़ा मार्केट में रिसीव नहीं हुआ, या फिर मेरे को कमेंट में भी किसी ने ऐसा चीज़ नहीं बताया कि नॉन एसडीएस जिसमें पीटी और एक में 5.5 वाले का कहीं वीज़ा आया हो। सो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पे बात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।